एक तो सभी लोग पहले पेज पे प्रियम्बल को जरूर लिख लेना, जब भी पॉलिटिका नोट्स बनाएं या अपना, तो प्रियम्बल पूरा पक्का याद होना चाहिए आपको। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें, और दोनों में लिख लें तो और ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम प्रियम्बल तो दोनों मीडियम में लिखा ही होना चाहिए। प्रियम्बल में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, वो सोर्स है कि ताकत कहाँ से, पावर कहाँ से आ रहा है। उसको प्रियम्बल बनाने का या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार किसने दिया? तो जनता ने दिया, ये चीज। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो लिखा गया है। तो व्हाट इज नेशन? राष्ट्र की परिभाषा है एक तरह से, वो राष्ट्र के लिए है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये नेचर ऑफ प्रियम्बल या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर तो है, लेकिन साथ साथ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रकृति दर्शाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है 26 नवंबर 1949, जिसको अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 वो डेट है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे। सामान्य तौर पर जब हम भारत को देखते हैं या भारत में भ्रमण करते हैं, चाहे हम दिल्ली जाएं, चाहे मुंबई जाएं, चाहे भारत के किसी भी कोने में जाएं, सब जगह पर भारत नहीं लिखा होता या इंडिया नहीं लिखा होता, लिखा नहीं होता कहीं। हर शहर में आप उतरते हैं, स्टेशन का नाम लिखा होता है। मेरठ में आप उतरेंगे रेलवे स्टेशन पर तो मेरठ लिखा होगा, मेरठ जंक्शन लिखा होगा, मेरठ सिटी लिखा होगा। पटना में आप उतरेंगे पटना जंक्शन, भोपाल जंक्शन। बस स्टैंड पे उतरते हैं तब भी आपको भोपाल लिखा हुआ दिखेगा, पटना दिखेगा, नागपुर दिखेगा। भारत लिखा हुआ, इंडिया लिखा हुआ तो कहीं दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि ये भारत है, ये इंडिया है, ये उसी का हिस्सा है, हम उसी में ट्रेवल कर रहे हैं। ना तो भारत राज्य लिखा रहेगा, ना भारत राष्ट्र लिखा रहेगा, न किसी दुकान पे लिखा रहता है, न किसी होटल पे लिखा रहता है कि आप भारत की होटल में। तो फिर भारत होने का और इंडिया होने का एहसास कौन कराता? भारत और इंडिया होने का एहसास कराता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान कराता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता है। जैसे पिता के बारे में कौन बताता है? माता बताती है कि ये तुम्हारे पिता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन माता है और वो बताता है कि ये भारत है। अब आ रहा समझ? पिता की कोई आइडेंटिटी नहीं है। पिता का आइडेंटिटी कार्ड कौन जारी करता है? माँ जारी करती है कि ये तुम्हारे पिता है। ठीक वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ये आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है कि ये इंडिया है, ये भारत है। अब समझ में आया ना? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसी में लिखा हुआ है कि ये इंडिया है, उसी से उसकी पहचान है। उसके पीछे पहले तो बहुत सारी पहचान थी। संविधान सभा से पहले तो बहुत सारे 550 रियासतें थी, तो 550 देश थे।
आप अगर आदिवासी लोगों को, गोंड लोगों को, भील लोगों को गांव में काम करते हुए देखेंगे तो एक वर्ड वो लोग बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? जब छुट्टी पे जाते हैं वो काम खत्म करके तो बोलते हैं हम अपने देश जा रहे हैं। क्या लोग बोलते हैं? जबकि वो जाबुआ जा रहे होते हैं, वो लोग मंडला जा रहे होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम अपने देश जा रहे हैं। एक भाषा, एक संस्कृति, एक जैसी एथनिसिटी, न जातीयता। तो अपने देश जा रहे हैं तो ये तुम्हारा देश नहीं है क्या? भोपाल में हो तो भोपाल भी तो देश है, बल्कि ये तो प्रदेश की राजधानी है। तुम्हारा देश कौन सा है? बोले हमारा देश मंडला है, हमारा देश जाबुआ है, हम अपने देश जा रहे हैं। इसलिए 1947 से पहले हर 40 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर एक देश था, उसकी अपनी एक सेना थी, उसका अपना एक झंडा था, उसका अपना एक राजा था, उसकी अपनी एक सोवरेंटी थी। दूसरी जगह पर जाकर के उसको परदेश जैसा आभास होता था। संविधान सभा जो है आपको इस स्थिति में लेके आई, और जैसे जैसे संविधान विकसित हो रहा था और हम लोग गणतंत्र दिवस के नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे एकीकरण बढ़ता जा रहा था, यूनिफिकेशन हो रहा था इंडिया का, इंटीग्रेशन हो रहा था। बात समझ में आई ना? इसलिए उसमें और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, इंटीग्रिटी वर्ड बाद में जोड़ा गया, प्रस्तावना। इसलिए प्रस्तावना परिचय पत्र है, ठीक है? किसका? खुद कॉन्स्टिट्यूशन का भी। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका परिचय पत्र है? भारत का। भारत का परिचय अगर देना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या है। इसलिए भारत अगर वैसा नहीं भी बन पाया तो भारत को वैसा बनना चाहिए, भारत को वैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। ये जो कंट्री बना हुआ है और ये जो आज एक दिखाई दे रहा है और एक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की कीमत पर है। वो तोते के अंदर जान होती ना किसी की, तो तोते की गर्दन को थोड़ा मरोड़ते हैं या उसको अगर थोड़ी तकलीफ पहुंचाते तो वहां उसको तकलीफ होती है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को तकलीफ पहुंचाने से राष्ट्र को तकलीफ होती, भारत को। इसलिए कोई सोचता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज कर दूंगा या बहुत ज्यादा खत्म कर दूंगा उसको या बिल्कुल पंगु बना दूंगा तो राष्ट्र पंगु हो जाएगा, राज्य पंगु हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को आप अलग नहीं कर सकते, ना ही उसको पंगु बना सकते हैं, ना ही उसमें डैमेज कर सकते हैं। इसलिए बिफोर एरिस्टोटल, जब हम ग्रीक फिलोसोफर्स में जाते हैं तो बिफोर एरिस्टोटल हम बोलते थे रेक्स इज लेक्स। रेक्स इज REX इज लेक्स LEX। रेक्स इज लेक्स का मतलब होता है किंग इज लॉ, राजा जो है वो कानून है। किंग इज लॉ, रेक्स इज लेक्स मीन्स किंग इज लॉ, राजा ही कानून है। लेकिन जब एक ब्रिटिश फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट डाइसी जब आता है तो डाइसी बोलता नहीं लेक्स इज रेक्स, लॉ इज किंग। उसने उल्टा कर दिया, किंग इज लॉ नहीं है बल्कि लेक्स इज रेक्स। लेक्स रेक्स है मीन्स लॉ इज किंग, रूल ऑफ लॉ। वहीं से निकल कर के आया रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कल बताया था आपको, कानून का शासन। तो भारत पे किसका शासन है? किसी राजा का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का? कानून का शासन। और फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, कल आपको बताया था कि सबसे आधारभूत अगर कानून, सबसे प्राथमिक कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड अगर कोई है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जब लॉ इज किंग है, अब मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसीज है उनमें तो यही है ना, क्या है? कानून का शासन है। तो राजा कौन हुआ? कानून।
देश किसके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की देखा जाए तो, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समथिंग थोड़ा सा डिफरेंट, हल्का सा डिफरेंट। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक तरह का सिस्टर डेफिनेशन है किसका? रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ की सिस्टर टर्म क्या हो गई? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ब्रिटिश जो थिंकर्स हैं वो बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया, और बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स भी बोलते हैं कि इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी तो होगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो कमजोर है उसको आगे लाया जाएगा, तभी तो इक्वलिटी की बात आएगी। तो बोलते हैं कि यस, तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा करना पड़ता है। लाइक शुड बी ट्रीटेड एज ए लाइक, एंड अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए लाइक। मीन्स जो एक जैसे हैं, समान लोग हैं, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, उनको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए। जो एक जैसे हैं उनको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन जो एक जैसे नहीं है, असमान है, उनको समान रूप से ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आई? जो असमान है, अलग अलग है, कुछ कमजोर हैं, कुछ अच्छे हैं, तो कमजोर को के साथ आपको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा चल नहीं पाता, उसके पांव कमजोर रह गए बचपन में, तो उसके लिए 3 व्हीलर लाना पड़ेगा, या उसके लिए अलग से सीढ़ियों के साथ साथ रैंप बनवाना पड़ेगा घर में, ताकि वो व्हील चेयर से आ जा सके। तो आप कहोगे पूरे परिवार के लिए केवल सीढ़ियां बनाई गई और केवल एक व्यक्ति के लिए रैंप बनाया गया, इसलिए सभी अस्पतालों वगैरह में सर्वे होता है तो बोलते हैं आपके यहाँ रैंप की व्यवस्था है, लोग व्हील चेयर पे आ जा सकते हैं। तो फिर टिक लगाते हैं कि इस अस्पताल को ISO 14000 का सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस बिल्डिंग को इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसमें यह कि इसमें विकलांगों के लिए क्या व्यवस्था। इसलिए हरिद्वार के मंदिरों में जाते हो तो ब्रेल लिपि में अंधे लोगों के लिए जो होता है, वो ब्लाइंड पीपल के लिए ब्रेल लिपि में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि यहाँ किसकी मूर्ति है, मंदिर किसका है, किस सन में बनाया गया था, ये सब। बाकी देश के मंदिरों में कहीं पे भी ब्रेल लिपि में नहीं है। इसका मतलब हरिद्वार में जो लोग हैं उनमें ब्लाइंड पीपल का भी ख्याल रखा गया, मंदिर में भी। तो वो जब दर्शन करने जाएगा तो वो तो दर्शन कर नहीं पाता ना, देख नहीं सकता, तो उसी में लिखा रहता है कि यहाँ बहुत सुंदर मूर्ति विराजित है, मूर्ति की साइज इतनी है लगभग, या मूर्ति के बारे में भी वो पूरा दिखा। तो फिर वो प्रणाम करता है उसको हाथ लगा के, फिर वो उसको लगता है कि मैं जिसके सामने खड़ा हूं वो ऐसे दिखते हैं, ये है, तो उसको ये एहसास होता है। ये होगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब जिसकी आंखें हैं वो बोलता है हमारे लिए तो ये सब लिखा नहीं, आपको तो दिख रहा है ना कि कैसी मूर्ति, यही बात तो उसके लिए लिखी हुई है। उसके लिए अलग से रेलिंग भी लगाई जा सकती है कि ये लोग इधर चलेंगे, ये लाइन उनकी है। कई बार हम महिलाओं के लिए लाइन बनाते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि कोई विकलांग है तो उसको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, वो सीधा जाकर के टिकट प्राप्त कर ले, क्योंकि उसको खड़ा रहने में दिक्कत आएगी। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। असमान लोगों को जो अलग अलग हैं उनके साथ समान व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ अलग अलग व्यवहार होना, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये चीजें मैं क्यों लेकर आया? क्योंकि ये मूल भावना है। कल जो मैं मूल भावनाओं की बात कर रहा था, ये चीजें प्रस्तावना से निकल करके आती है, और ये चीजें जब आप वेस्टर्न फिलोसोफर वगैरह को पढ़ते हो तो पूरी दुनिया में संचालित है। ये केवल भारत में नहीं ली गई है, पूरी दुनिया में। ये जो सिद्धांत हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता है, व्याख्या करता है, किसी भी
फैसले के समय में वो व्याख्या करता है, तो वो व्याख्या इसीलिए तो करता है, और इसी को बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी से वर्ड ये निकल करके है इक्वल। हमारे यहाँ हम लोग बात करते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। वो बोलते नहीं ऐसे कैसे बराबर है, इक्वल प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा तब जाकर के बराबर है। मतलब वो प्रोएक्टिव वर्क है, आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। बोल दिया कि सब बराबर है ऐसा नहीं, कुछ करो। तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, और उसके लिए अमेरिका में नाम दिया जाता है एफर्मेटिव एक्शंस। इसलिए वो रिजर्वेशन शब्द नहीं बोलते, रिजर्वेशन थोड़ा सा नेगेटिव शब्द हो जाता है कि आप कुछ देने का भाव है आपका, इसमें कुछ देने का भाव है, मतलब आप कुछ दे रहे हो तो उसमें देने वाले को ईगो आता है, उसको लगता है कि हमने दिया है, हमारे हिस्से से दिया है। और पार्टी जो देती है या सरकार देती है उसको लगता है कि हम दे रहे हैं, हमने किया है ये। और जब बात उठती है कि नहीं एफर्मेटिव एक्शन, तो एफर्मेटिव एक्शन टर्म में ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत पहले दिया जाना था, ज्यादा दिया जाना था, हमसे देर हुई है, सॉरी, बट ये आपका। कुछ समझ में आया? बट ये आपका है, ये आपका हक है। तो रिजर्वेशन को एफर्मेटिव एक्शन बोलना और उस भाव से देखना, अमेरिकन स्टाइल से, इंडियन स्टाइल से रिजर्वेशन को देखना बिल्कुल अलग चीज है। इंडियन स्टाइल में ये है कि किसी का पर्स गिर गया और आपको मिल गया जैसे, तो आप उसको लौटा रहे हो, तो आप एक एहसान के भाव से, ये आपका गिर गया, ये पकड़ो, ठीक से रखो इसको, ये आपका है, लो इसको पकड़ो और जेब में ठीक से रखा करो, इस भाव से रिजर्वेशन दिया जाता है। जबकि अमेरिका में रिजर्वेशन जो है वो एफर्मेटिव एक्शन में ये भाव होता है कि ये पर्स हमने चुरा लिया था, काफी समय तक हमने यूज किया, इसका बहुत सारा पैसा हमने गायब कर लिया, इसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और हमें बड़ा दुख है कि हम इतने समय तक आपको लौटा नहीं पाए, लेकिन अब हम आपको ये दे रहे हैं, ये आपका है। सॉरी, उसमें अहंकार का भाव होता है, इसमें सॉरी का भाव होता है। कुछ समझ में आ रहा है? एफर्मेटिव एक्शन। तो भारत में भी सवर्ण जातियों को, दलित जातियों को, आदिवासियों को रिजर्वेशन के बारे में जब वो उनको लौटा है, वो क्या लौटा है, फिर वो वाली बात है, वो उन्हीं का है। वो तो 2000 साल से दबा के रखा गया, इतने लोगों को वंचित करके रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया जानबूझ करके, उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो एक सॉरी का भाव होना चाहिए, एहसान का भाव नहीं है। यहां ऐसा लगता है कि हमने हमारे हिस्से का, जाओ तुमको दिया, जाओ खा लो, ऐश करो, तुम भी याद रखोगे हमने दिया है। एक सॉरी का भाव होना चाहिए कि आपको समझ में आया ना। इसलिए वर्ड्स बहुत बहुत अलग है, इसलिए हमने जो वर्ड यूज किया वो आरक्षण शब्द यूज किया, उन्होंने आरक्षण शब्द यूज नहीं किया। उन्होंने क्या किया? एफर्मेटिव एक्शन। वेस्टर्न यूरोप जो होता है वो करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। बोले हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उन लोगों के साथ में जो अभी आगे हैं। किसके लिए करेंगे? जो पीछे रह गए। तो पीछे रह गए हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, यानी कि भेदभाव करेंगे। आगे रहने वालों को ऐसा लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये पीछे वालों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे साथ भेदभाव। लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यूएस तो उससे भी आगे हो गया, और ना तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलता है, ना वो रिजर्वेशन बोलता है, वो बोलता है ये एफर्मेटिव एक्शंस है। इसलिए यूएस का कानून बिल्कुल अलग। इसलिए रूल ऑफ लॉ का जो असली फादर है या जिसने जन्म दिया, बर्थ दिया है, वो यूएस माना जाता है, रूल ऑफ लॉ। वहां तो अभी भी चर्च का इंटरफेयर है, लॉर्ड सभा में अभी भी जो है
हाउस ऑफ लॉर्ड में कुछ मेंबर्स हैं वो चर्च से आते हैं, ब्रिटेन में चर्च नॉमिनेट करता है आज भी। तो सेक्युलर जो है वो देश हो ही नहीं सकता। ब्रिटेन के लिए सेक्युलर वर्ड बिल्कुल अलग है। अभी हम सेक्युलर में भी आएंगे। कई लोग सेक्युलर वर्ड 99% लोग जो सेक्युलरिज्म की आलोचना करते हैं भारत में, वो लोग सेक्युलर वर्ड को जानते ही नहीं है, बस आलोचना करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ो तो सही, तब तो समझ में। आलोचना बहुत बात की चीज है। क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, पर पहले पढ़ो उसको, वो है क्या, किसे क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज करने से पढ़ो तो सही। सेक्युलर गैंग ऐसा लिख देते हैं, सेक्युलर गैंग। लिबरल गैंग, अरे लिबरल तो भैया भगवान कृष्ण भी थे सुदामा के प्रति। बोल दो उनको भी लिब्रांडू उनको बोलते हैं ना, ये वर्ड गाली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है सोशल मीडिया पे। भगवान राम भी थे, लिबरल थे। कितने लिबरल थे? केवट के पैर धो रहे थे, केवट को पैर धोने दिया था उन्होंने। शबरी के झूठे बैर खा रहे थे। इससे ज्यादा और क्या लिबरल होंगे। भगवान राम राष्ट्र देवता है। अगर उनको अच्छी तरह से देखो तो वो तो दलितों आदिवासियों के बीच ही तो रहे वो पूरी जिंदगी उनकी। राजा राम की कहानियां किसको पता है और कौन रामायण में पढ़ता है? राम जब राजा बने उसके बाद की कहानियां हम पढ़ते हैं क्या? रामलीला में मंचन होता है क्या? कभी रामायण में दिखाई जाती है क्या कि भगवान राम राजा बन गए और 10-15 साल 20 साल राजा रहे? वो सारी कहानी वो 14 साल के वनवास वाली कहानी है, या फिर उससे पहले की उनके बचपन की, उनका स्ट्रगल, और फिर राक्षसों से लड़ाई, और फिर उनका विवाह, और फिर कैकई का वो वर मांगना पति से, और जंगल जाना, वनगमन। तो पूरी कहानी तो आपको जंगलों में और वहीं मिलेगी राम की। सारी शौर्य गाथा भी वही है, सारी उनकी दयालु, उनका जीवन चरित्र, जो कुछ भी आपको राम के बारे में जानना है, जो कुछ उन्होंने कर्म के रूप में किया मनुष्य जन्म धारण करके, तो वो सब तो उन्होंने छोटे लोगों के साथ किया, बल्कि जानवरों के साथ किया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का प्रतीक है। एनिमल्स तो ह्यूमन तो छोड़ दिए, ह्यूमन में भी सबसे निचले वाले ह्यूमन पकड़े। कौन से राजा महाराजा? उस समय में कम से कम 1000 राजा महाराजा तो भारत में होंगे। राम के समय में कितने लोग अपनी सेना लेके आए थे रामेश्वरम में कि चलो लंका पे चलते हैं और सीता माता को लेके आते हैं, ये तुम्हारी पत्नी को लेके आते हैं। जानवर थे अधिकांश लोग, अधिकांश तो जानवर थे, जो इंसान भी नहीं थे, प्राइमेट्स थे। रीछ, वानर और ये सब तो एक तरह से एनिमल्स के प्रतीक है ना, एनिमल्स ही हैं। और बाकी कुछ लोग भी थे तो वो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, आदिवासी थे, दलित थे, वो लोग थे। उन्होंने साथ दिया था और वही चले थे, और उन्होंने भी उन्हीं के प्रति समर्पण किया था और उन्हीं से प्यार दर्शाया था। महिलाओं की बात भी आती है तो अहिल्या की बात आती है, तो अहिल्या को चरित्रहीन बता करके उनके पति ने छोड़ दिया था कि तुम इंद्र के साथ रह ली, इसलिए मैं तुमसे संबंध नहीं रखूंगा। तो आप देखो कि ऐसी हालत कई बार तलाकशुदा महिलाओं की होती। एक तरह की तलाकशुदा महिला थी उस जमाने की। डाइवोर्स विमेन की हालत कैसी होती है समाज में? तो जब आप कलेक्टर बन जाओगे तो हम बोलते हैं ना कि आपको कमजोर वर्गों का ध्यान रखना है, पीड़ित और दलित लोगों का। तो वो भी तो दलित थी, मजबूत महिला थोड़ी थी वो, पावरफुल महिला थोड़ी थी। पत्थर बन गई थी का, पत्थर तो एक प्रतीक है। पत्थर बन गई थी मतलब वो इतना रो ली थी कि उसकी आंखें पथरा गई थी। अब कितना रोएगी? उसके पति ने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और सब लोग उसको बुरा भला कहते हैं, चरित्रहीन बताते हैं। तो पत्थर हो गई थी, पत्थर जैसी हो गई थी। उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी के कहने से। पत्थर तो कोई कैसे हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा तो इंसान कैसे बनेगा? तो ये तो फालतू बात है। दरअसल वो सब प्रतीक होते हैं, सिंबॉलिक होता है। पत्थर उत्तर नहीं हुई थी। अपन कहते हैं ना कि रो रो के पथरा गई आंखें, या बिल्कुल अब हम पत्थर हो गए, अब कुछ भी कह लो हमको, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान आकर के उद्धार करते हैं, मतलब ईश्वर ने आकर के कहा कि आप कैसे दलित हो, आप कैसे चरित्रहीन हो, आप तो बिल्कुल माँ हो। तो माँ अहिल्या उठो, तो उनमें जीवंत हो गई वो। उनको लगा कि राम जो भगवान के रूप है,
और जिनकी चर्चा इतनी ज्यादा है वो मुझे माँ कह रहे हैं, मतलब ये मुझे अपना रहे हैं, समाज में फिर से लेके आ रहे हैं, तो जीवंत हो गई बस में। तो राम को अगर देखोगे तो इस देश के बहुत छोटे छोटे लोगों के देवता है, एकदम जिसको समाज ने छोड़ दिया है, जिसको समाज ने छुआछूत करके छोड़ दिया है, गांव से बाहर निकाल दिया है, जाति से बाहर निकाल दिया है, धर्म से बाहर निकाल दिया है, वो उनको जाकर के अपनाते हैं। इसलिए राम की स्टोरी तो देखोगे तो देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में रामायण मिलेगी आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में नंदलाल बोस ने रामायण बनाई हुई है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में रामायण बनी हुई है। तो राम को तो राष्ट्र देवता घोषित किया जा सकता है, कोई मुझे नहीं लगता। अंबेडकर भी शायद इसको ऐतराज नहीं करते, तभी तो अंबेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए होंगे जिसमें रामायण बनी हुई है। वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो रामायण को कैसे देख लिया उन्होंने और कैसे सहन कर लिया। तो राम तो राष्ट्र देवता है। राम कोई हिंदुओं के देवता नहीं है, इस राष्ट्र के देवता है। वो किसी एक जाति बिरादरी के देवता नहीं है, वो परित्यक्त लोगों के देवता है। एनिमल्स के भी हैं। पशुपति शिव तो हम बोलते ही हैं, नाम ही उनका पशुपति नाथ है, एनिमल गॉड। शिव तो ऑलरेडी एनिमल्स के ही हैं, प्योर वो तो एनिमल्स को समर्पित ही है एक तरह से। उनका तो पूरा काम ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी का मैं बिल्कुल ही अलग तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ, शायद ही कोई इस तरह से एनालाइज करेगा। लेकिन मैंने जहां तक रामायण को पढ़ा है और राम को देखा है, मैंने उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के और वाइल्ड लाइफ के बहुत नजदीक देखा है। वो उसके साथ ज्यादा है और करुणा बहुत है और न्यायप्रिय है, इसलिए वो न्याय दिलाते हैं। बाली ने जब सुग्रीव की पत्नी छीन ली और तमाम उसके साथ अन्याय हुआ तो उनको लग गया कि ये आदमी पीड़ित है। कलेक्टर का यही तो काम होता है, समस्या निवारण का शिविर लगाओगे आप, हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, तो आप यही तो काम करोगे। जिसका जो खो गया है, छिन गया है, वही तो दिलवाते हो आप। तो आपका काम भी वही है। तो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारी इंस्पिरेशन। ये अलग ही प्रकार की कथा है, राम कथा जो मैं बता रहा हूं। सिविल सर्विसेज के लिए ये राम कथा हो सकती है। तो काफी हद तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर राम, राम के सामने सब बराबर है। तो लॉ की तरह है। और अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाता तो मुझे लगता है कि राम को देख करके ये सब चीजें सीखी जा सकती थी। राम को देख करके सीखी जा सकती है। इसलिए राम मंदिर का विषय नहीं है, राम मूर्ति भी नहीं है, ठीक है। राम पूजने की जरूरत नहीं, जीवन में शामिल करने की जरूरत है। राम को जीवन में शामिल करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में राम आएगा तो कानून आ जाएगा, समानता आ जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि राम भेदभाव नहीं करते, कहीं से कहीं तक नहीं करते, ठीक है। और कमजोरों को और गरीबों का, दलितों का, यहां तक कि एनिमल्स तक का साथ देते हैं। तो ये बताते हैं, वो अपने जीवन से बताते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने यही सिखाने के लिए अवतार लिया हो। हम ये क्यों मान लें कि केवल रावण का वध करने के लिए अवतार लिया। वो अपनी पूरी जिंदगी से सिखाते। रावण का वध तो जीवन का एक हिस्सा है, उनकी पूरी जिंदगी सिखाने वाली है। टीचिंग्स तो हर जगह से है ना, हर जगह से टीचिंग्स आती हैं। यही चीज बुद्ध के जीवन से निकल करके आती है, यही चीज गांधी के जीवन से निकल करके आती है, और स्वामी विवेकानंद भी यही चीज लेते हैं, और वेदांत भी यही बताता है। तो इसलिए राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी और विवेकानंद, ये भारत की टीचिंग्स है, इंडिया की एक राष्ट्रीय धरोहर है, वैचारिक धरोहर है। इससे विचार प्राप्त होता है और इन्हीं विचारों को इसमें इन रूपों में शामिल किया गया, कानून के रूप में शामिल किया गया।
ठीक है। तो जबकि हम जब उदाहरण देते हैं तो सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? वेस्टर्न फिलोसोफर होते हैं। वेस्टर्न थिंकर्स को हम लोग वो करते हैं। तो वेस्ट में हमारे से बाद में गया है ये विचार, लेकिन वहां जाकर के वो डॉक्यूमेंटेड हो गया, और डॉक्यूमेंटेड होकर के उन्होंने रिजिडली फॉलो करना शुरू कर दिया उसको। उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, और हम लोगों को लगा कि ये भगवान है, ये वो कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, और ऐसा करेंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे, ये हम भगवान की नकल करते हुए दिखेंगे, ये तो भगवान के काम है। भगवान के काम नहीं, भगवान के काम जब मनुष्यों ने करना शुरू कर दिए तो डॉक्यूमेंटेड हो गए, और उनको हमने फिर वेस्टर्न फिलोसोफर की तारीफ करते हुए उन डेफिनेशंस को पढ़ना शुरू किया। तो फिर हम डेमोक्रेसी के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में यहाँ कॉपी करके लाए। दरअसल वो पहले कॉपी कर गए हमारे पूर्वजों को, और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, इंग्लिश में कर दिया, फ्रेंच में कर दिया, जर्मन में कर दिया, ग्रीक में कर दिया, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको कर दिया। अब हमको वो सोफिस्टिकेटेड वर्ड लगता है, हमको लगता है कि ये जो वर्ड हैं बड़े यूनिक हैं और बड़े जबरदस्त हैं, और हम उनको कोट अनकोट करके यहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, जबकि यहीं से तो गए बेसिक फिलोसॉफी, यहीं की फिलोसॉफी है, वेदांत की फिलोसॉफी है, गीता में कृष्ण ने जो कहा है उसकी फिलोसॉफी है, उपनिषद जो हमारे कहते हैं वो फिलोसॉफी है। तो पूरा पूरा वेदांत यही बात करता है। कहीं जाकर के वो इस्लाम हो गया, कहीं जाके वो क्रिश्चियनिटी बन गया, बाकी बात तो वही चली आ रही है। वही दयालुता की बात आती है, काइंडनेस की बात आती है, दयालु होना चाहिए। मर्सी के गॉड माने जाते हैं ना, दयालुता के देवता माने जाते हैं क्रिश्चियन, क्राइस्ट जो है, कि उनमें दया है, करुणा है। तो वही करुणा की बात तो फिर भगवान बुद्ध करते हैं, महावीर भी करते हैं। हम मुर्गी चबाते चबाते करुणा की बात करते हैं, वो यहाँ हिंसा की बात वैसे ही की जा रही है। तो वहां कथनी और करनी में अंतर भी है, क्योंकि वो कॉपी किया हुआ है, यहां पर शुरू से था, इनहेरेंट है, ठीक है, इंडोजेनिक है, इसलिए वहां तो एक्सोजेनिक था, तो वो उसका असर वैसा इंपैक्ट दिखाई नहीं देता। बट ये है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू हुई, तो इंग्लिश मीडियम में वहां किताबें छपी, तो वहां से हमने कॉपी किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने उन लोगों के नाम से जो है उसको हमारे यहाँ की किताबों में छापा, तो हमको लगा कि हमने बोरो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता ना, ऑल थिंग्स बोरोड फ्रॉम, मतलब पूरा पूरा ऐसा लगता है कि सब कुछ ही हम लोगों ने दूसरों से लिया है। तो बेसिक थिंग्स, दयालुता का किसी पे वो नहीं है। इसलिए आप जो सेक्युलरिज्म वर्ड की बात कर रहे थे, अभी हम देखेंगे सेक्युलर कंट्री, भारत कैसा है, एक सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री मतलब स्टेट जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये चीज आई कहां से? ये चीज वहां से आई है, यूरोप से। यूरोप में चर्च जो है वो स्टेट का पार्ट है, और खास करके मैंने ब्रिटेन में बताया कि हाउस ऑफ लॉर्ड में, लॉर्ड सभा जिसको कहते हैं, जो वहां का अपर हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसके अंदर जो नॉमिनेशन होता है वो चर्च के द्वारा होता है। इसका मतलब चर्च का इंटरफेयर है, चर्च वहां स्टेट का पार्ट है, चर्च गवर्नमेंट का पार्ट है एक तरह से। वो इन्फ्लुएंस भी करता है क्योंकि कोई सीट नॉमिनेट करता है। तो उससे अपेक्षा की जा सकती कि आप कहीं ऐसा ना हो कि चर्च के फेवर में काम करते रहो, इसलिए स्ट्रिक्टली उसको चेतावनी दी है कि केवल चर्च को सपोर्ट मत करने लगना, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए उसको केवल उसको सपोर्ट मत करना, सेक्युलर बने रहना। अब बट वहां तो डाइवर्सिटी नहीं है इतनी,
भारत में तो ऑलरेडी डाइवर्स कंट्री है, ऑलरेडी डाइवर्स है। और यहां तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार बनाने में और स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी रिलीजन का कोई पार्ट नहीं है, रिलीजन है ही नहीं उसमें। भारत में तो कोई भी किसी मंदिर को या किसी मस्जिद को या किसी भी चर्च को किसी को अधिकार नहीं दिया कि आप राज्यसभा में इतने सदस्य भेज सकते हो, या मंदिर से इतने लोग जाएंगे, या हिंदू धर्म से इतने लोग जाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी नहीं है। तो फिर यहां सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? यहां सेक्युलरिज्म का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, बट इक्वल बिहेवियर होगा उसका, इक्वली ट्रीटेड करेगा, इक्वल प्रोटेक्शन देगा। किसको? ऑल रिलीजन्स को। किसी एक के प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा, किसी एक को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी एक को फ्लोरिश करने में नहीं लगेगा, बल्कि इक्वली ट्रीटेड करेगा। और 27 तो कहता ही है कि किसी भी व्यक्ति का टैक्स का पैसा किसी एक धर्म के विकास में नहीं लगेगा। आर्टिकल 21 स्पष्ट कर देता है। 25 to 28 आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन और उसकी बात करते हैं, फेथ की, और उसकी तो 27 स्पेशली बोल देता। तो ये हुआ हमारा सेक्युलरिज्म, जिसपे तो गाली बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि राज्य का कर्तव्य ये बना दिया गया है कि वो इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा, बात खत्म हो गई। कई लोग बोलते हैं नहीं, राज्य को बिल्कुल किसी धर्म के प्रति कुछ भी नहीं करना, ये गलत है, इक्वली करेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना निकाली, शिवराज सिंह ने, हमारे मुख्यमंत्री। तो आपने देखा कि मुसलमान लोगों के लिए भी व्यवस्था है कि वो अजमेर शरीफ जा सकते, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ तक, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो जा सकते हैं, और उनको टिकट नहीं देना होगा। ट्रेन जाएगी, उसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो भी पास या जो भी सर्टिफिकेट जो भी होगा, उनके पास कार्ड होगा, उससे उनका पैसा नहीं लगेगा आने जाने का, उनका तीर्थ हो जाएगा। और जो हिंदू हैं वो हरिद्वार जा सकेंगे, काशी जा सकेंगे, जहां पे भी जो भी उनकी लिस्ट में होता है वहां ले जाती है, गाड़ी ले जाती है उनकी, ट्रेन जाती है। तो इक्वली ट्रीट, ठीक है। तो अगर राज्य का पैसा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों से टैक्स लिया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी लोग दे रहे हैं। एक भिखारी भी होता है वो भी टैक्स देता है, मजदूर होता है वो भी टैक्स देता है, और इनडायरेक्ट टैक्स का परसेंटेज तो ज्यादा है डायरेक्ट टैक्सेस से भारत में। इसका मतलब सरकार के पास जो इनकमिंग है, पूरा का पूरा जो भी पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है मनी, वो तो जनता का पैसा है, और उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका पैसा है, वो सरकार के पास आकर के इकट्ठा हो रहा है। तो किसी एक धर्म के अभिवर्धन के लिए कैसे हो सकता है? तो सबके लिए इक्वली आप करेंगे, इसको बोलेंगे सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। किसी व्यक्ति को धर्म का पालन करने से मना थोड़ी कर सकता। सरकारी ऑफिस में भी अगर कोई बैठा है, किसी पद पे कोई व्यक्ति स्थापित है, तो उसको भी अपना धर्म पालन करने से कोई मना नहीं कर रहा है। निजी तौर पे वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, ठीक है। बट सरकार का पैसा, यानी कि जनता का पैसा, जो टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है, बात उसके खर्चे की, उसको कहां खर्च किया जाएगा? उसको आप सबके लिए खर्च करेंगे या फिर किसी के लिए नहीं करेंगे? बट वो निगेटिव ऑब्लिगेशन नहीं है, वो है कि आप करेंगे, सबके लिए करिए, बराबर करिए, इक्वली करिए, भेदभाव मत कीजिए, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। तो फिर हमारे सेक्युलरिज्म में और वहां के सेक्युलरिज्म में डिफरेंस है। वहां के सेक्युलरिज्म का सीधा मतलब है चर्च को कंट्रोल करना, क्योंकि चर्च उसका पार्ट है, गवर्नमेंट का ही पार्ट है, देखा जाए तो स्टेट का ही पार्ट बना जा रहा है, इसलिए उसी को कंट्रोल करने की बात आ रही है, ठीक है। चलिए आगे आप देखोगे तो तीन चीजों का जोड़ा बन के आता है। कैसे बन के आता है?
एक आता है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल में आप देखते हो ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आता है। ये आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तीनों वर्ड जो आए हैं ये ट्रिनिटी, जैसे त्रिदेव होते हैं हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे संविधान में 2 तरह की ट्रिनिटी है। कौन सी? पहली इक्वालिटी, लिबर्टी पहली, दूसरी इक्वालिटी, तीसरी फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तीनों चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आई। लिबर्टे, इगेलिटे और फ्रेटर्निटे, ये वर्ड थे फ्रेंच भाषा में, और ये वहां से निकल करके आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 3 शब्द हैं, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, जस्टिस 3 प्रकार के बताए गए, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, 3 प्रकार के। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये तीनों शब्द निकल करके आए रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति का आधार यही थे, जब वहां के जार के शासन को खत्म करके लेनिन ने उन्होंने अपनी एक नई सत्ता स्थापित की थी, कम्युनिस्ट रशिया जो तैयार किया गया था, यूएसएसआर, सोवियत रशिया उसको कहा जाता था, सोवियत रशिया। तो सोवियत रशिया के बनने की कहानी, महान सोवियत रूस, ग्रेट सोवियत रूस, और उसी सोवियत रूस को फिर से रीऑर्गेनाइज करना और पुरानी गौरव को और उसको हासिल करने की बात पुतिन करते हैं। कि गोरबाचोव की डेथ हो गई अभी 3 दिन पहले, गोरबाचोव का निधन हो गया, मिखाइल गोरबाचोव। मिखाइल गोरबाचोव 1985 में राजीव गांधी के काफी अच्छे मित्र थे, बहुत क्लोज थे, और 1985 के आसपास उन्होंने आकर के वहां पर रूल ऑफ लॉ की स्थापना करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापना करने की कोशिश की। भारत और अमेरिका की तरह वो भी गणतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों को लिबर्टी दे रहे थे, फ्रेटर्निटी दे रहे थे और इक्वालिटी देने की बात कर रहे थे। तो जब इक्वल स्टेटस और फ्रीडम देने की बात आई, और खास करके स्वतंत्रता, लिबर्टी दी, तो उस लिबर्टी का ये फायदा उठाया कि यूएसएसआर के जो घटक थे, कंपोनेंट्स थे, उन सब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो गोरबाचोव की नीतियों की वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ 1991 में, और जो महान सोवियत रूस था, वो महान सोवियत रूस जो है वो बिखर गया, और अमेरिका को कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि जब तक वो एक यूएसएसआर के रूप में, अभी उसको बोलते हैं CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र देशों का एक राष्ट्रकुल बोलते हैं, उसमें सब आ जाते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, ये सब, जॉर्जिया और तमाम यूक्रेन, ये सब उसी का पार्ट है। तो यूक्रेन जो है उसी का पार्ट था, और डिसोसिएशन से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि गोरबाचोव ने यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में जो लिखा है, यही देने की कोशिश की। भारत और अमेरिका की नकल हो रही थी एक तरह से यूएसएसआर के द्वारा, तभी तो वो भारत के प्रधानमंत्री और इनके सबके क्लोज थे, भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन केजीबी तो तब भी था। केजीबी जो गुप्तचर एजेंसी जिसमें पुतिन काम करते थे, हमारे रॉ की तरह, अमेरिका की FBI की तरह, क्या बोलते हैं FBI, अमेरिका की कौन सी एजेंसी? हाँ, CIA नहीं, FBI, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनमें काम करने वाले लोग तो इस डिसोसिएशन के खिलाफ है, उसका आभास इनको पहले से था।
क्रेमलिन, रूस में जो राष्ट्रपति का निवास है उसको क्रेमलिन कहा जाता है। और क्रेमलिन की सैंक्टिटी, क्रेमलिन की सुप्रीमेसी खत्म हो गई। तब से छटपटाहट थी और एक कमजोर नेता मिला बोरिस येल्तसिन के रूप में। बोरिस येल्तसिन 1991 से 2000 तक जो नेता थे, बोरिस येल्तसिन, गोरबाचोव के बाद काफी कमजोर थे, आराम पसंद थे। ऐसे समय में पुतिन को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। वो उनका सबऑर्डिनेट भी था, केजीबी का भी था, और अंदर की सारी चीजें उसको पता थी, लूप होल्स पता थे रशिया के। अब वो केवल रशिया रह गया था, यूएसएसआर तो था नहीं। मैं यहाँ इसको इसलिए जोड़ के बता रहा हूं ताकि आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। और उसने फिर वहां कभी प्रधानमंत्री बन के, कभी राष्ट्रपति बन के, पिछले 22 सालों से वो व्यक्ति सत्ता में है। अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता मरोड़ता है, 22 साल से सत्ता में है और जाता नहीं, सत्ता से पकड़ भी ढीली नहीं होने देता। अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को भी मार डाला उसने, जबकि बोल रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में ऊपर रखा गया था, बीमार था। बीमार वगैरह नहीं था, कैद करके रखा हुआ था। तो हॉस्पिटल की 4वीं 5वीं मंजिल से कूद गया और मर गया, पता नहीं कौन सी मंजिल से, फ्लोर जो भी हो, लेकिन मर गया। तो वही फेंक दिया होगा उसको वहां से, क्योंकि उसने अभी भी आलोचना की थी कि यूक्रेन पे हमला क्यों किया, और ये तो पुतिन ने बहुत गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। ऑयल किंग कहा जाता था, ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी का मालिक था, और काफी वहां के गिने चुने 20-25 ओलिगार्क्स जो रशिया को चलाते हैं उनका, उसमें से एक था। तो वहां गायब हो जाता है आदमी, खत्म कर दिया जाता है। हमेशा उसके हॉस्पिटल से कूदने से मृत्यु हो जाती है, सुसाइड करता है रशिया में। तो लंबे समय तक जो भी शासक बने रहना चाहता है वो डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी खत्म करता है, एजेंसीज को खत्म करता है, पावर सेक्टर्स को खत्म करता है, और सबको खत्म करता चला जाता है। उसका एक ही काम होता है, तभी वो लंबे समय तक सत्ता में बना रहेगा। और अब उसको लगा कि मैं उस महान यूएसएसआर को फिर से जिंदा करूंगा, इसलिए मैं इन सब लोगों को इंटीग्रेट करूंगा और फिर से अखंड यूएसएसआर, जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं, जो हमारे यहाँ कभी भारत का हिस्सा थे उन सबको जोड़ेंगे, हम फिर से लेके आएंगे। वैसे पुतिन को लगता है कि मैं पुराना यूएसएसआर लेके आऊंगा। 14-15 देश जो आज टूट करके अलग हो गए, नए नए देश के नाम से यूरोप में जा रहे हैं, बल्कि मेरे ही सामने देखता हूं मैं कि वो नेटो के सदस्य बनना चाहते हैं, और हम ही को आंख दिखा रहे हैं, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। यही कहावत है ना हमारे यहाँ, तो वो हम होने नहीं देंगे। तो उस महान गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए वहां का पूरा मीडिया पुतिन को सपोर्ट करता है कि पुतिन जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं पुतिन, और इन्हीं के झंडे तले, इन्हीं के रहते हुए हम कुछ हासिल कर पाएंगे, यही हमको वो गौरव दिला सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ध्वस्त, पॉलिटिकल संस्थाएं ध्वस्त, इलेक्शन होते हैं लेकिन नाम मात्र के, 99% वोट तो पुतिन को मिल जाते हैं। तो इलेक्शन वहां सिलेक्टेड लोग, जैसे सिलेक्टेड लोग हमारे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में देते थे ना वोट। कौन देते थे हमारे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में? जो मेयर होते थे, काउंसलर होते थे, फैक्ट्री के मालिक होते थे, तो गिने चुने लोग 10-12% लोग, 10% भी नहीं थे, वो लोग वोट करते थे, और उसी से पार्लियामेंटों में, और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसमें यही था ना। वैसे रशिया में कुछ ओलिगार्क्स और उनकी टीम और उनके कुछ लोग जो पुतिन को पसंद करते हैं, या पुतिन जिनको फायदा पहुंचाते हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो आम आदमी तो डेमोक्रेसी का पार्टी नहीं है, तो डेमोक्रेसी तो बची नहीं है, तो पुतिन को कोई हरा ही नहीं सकता। और पुतिन बने हुए हैं, 22 साल से ज्यादा हो गए। बोरिस येल्तसिन को भी शायद इन्होंने ही मारा, एलेक्सी नवेल्नी को जहर दे दिया, उसको जर्मनी ने बचाया, और वो जेल में है। पर्सनल रिजॉर्ट है उसके, समुद्र का बीच, पर्सनल बीच है उसका, रिजॉर्ट है उसके साथ, पर्सनल बीच है, बहुत ही लंबा चौड़ा। उसी का अंदर का यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था एलेक्सी नवेल्नी ने, यंग लीडर है, अपोजिशन का लीडर है, तो उसको पढ़िए ये सब चीज। वही पुतिन है।
तो ये चीज जोड़ करके देखिए, रशियन रिवॉल्यूशन से हम कॉपी कर रहे थे उस समय। क्या कॉपी कर रहे थे? तीनों प्रकार के जस्टिस। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो हमने कॉपी किया, गोरबाचोव ने 1985 में अपनी पॉलिसी बनाई, लेकिन 91 जाते जाते उस पॉलिसी की वजह से सारे लोग स्वतंत्र हो गए। आगे समझ में? और अब पुतिन उस गौरव को वापस लाना चाहते हैं, नहीं जो स्वतंत्र हो गए थे, जिन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चख लिया, जो डेमोक्रेसी में रह लिए और उन्होंने लिबर्टी यूरोप वाली एंजॉय कर ली, अब उनको आप फिर से अधीन लेके आओगे। पुतिन को ये भी डर था कि यूक्रेन जो है वो डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहा है। एक कॉमेडियन को उसने राष्ट्रपति बना दिया, जेलेंस्की को, और कॉमेडियन राष्ट्रपति बन गया, मतलब एंजॉय कर रहा है वो तो डेमोक्रेसी को। और अगर ये आदत कहीं रशिया के लोगों को लग गई तो ये भी डेमोक्रेसी की मांग करेंगे, तो उसको कुचलना इसलिए भी जरूरी था ताकि रशियन लोग जो है, रशिया के खुद के लोग जो है वो डेमोक्रेसी की डिमांड ना करने लगे कि हमें ये पुतिन पसंद नहीं है, हम तो किसी भी एक आम आदमी को या एलेक्सी नावल्नी टाइप के आदमी को हम तो राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। और ऐसी डिमांड यदि कर ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उसने वहां ट्रंप को सपोर्ट किया अमेरिका में। उसको लगा कि अमेरिका में ट्रंप बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी नेशनलिज्म की बात करेगा, अल्ट्रा नेशनलिज्म, और वो बोलेगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही मेगा कैंपेन जो तैयार किया था उसने। इसलिए ट्रंप के सपोर्टर, और ट्रंप कट्टर अमेरिकन हैं, जैसे वो कट्टर रशियन होना चाहते हैं, पुराने यूएसएसआर को करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में भी वही कट्टरता लाने के लिए उसने हिलेरी क्लिंटन का चुनाव खराब किया। और हिलेरी क्लिंटन के जो मेल वगैरह थे वो सब पढ़ता था पुतिन, और उसी की एजेंसीज ने मिलकर के फेसबुक के साथ और वो सब किया और चुनाव हरवाया हिलेरी क्लिंटन को। तब तो ट्रंप आ पाया था, ठीक है। तो ये कहानी है। तो दुनिया से डेमोक्रेसी को मिटाने की, इसलिए बाइडेन ने पूरा डेमोक्रेसी का पूरा समिट करवाता है, पूरा कॉन्फ्रेंस करवाता है, डेमोक्रेटिक समिट या डेमोक्रेट क्या नाम है उसका, जो भी, वो सम्मेलन करता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज का। और डेमोक्रेसी में आ जाइए, सब लोग आइए, हम मिलकर के बात करते हैं। और चाइना और रशिया को दूर रखो, बदमाश है, क्योंकि चाइना में वन पार्टी पॉलिसी। डेमोक्रेसी की एक शर्त और है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, प्रस्तावना में एक वर्ड और है डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। उसके लिए शर्त है चुनाव होना चाहिए, और चुनाव फिर सामने पार्टी भी होना चाहिए। चुनाव तो अमेरिका चीन में भी होते हैं, लेकिन वन पार्टी सिस्टम है, सामने तो कोई होता ही नहीं है, तो फिर चुनाव किस बात के है? सामने कोई हो तो फिर चुनाव होने का मतलब है ना कि इन दोनों में वहां ऑप्शन तो होता ही नहीं है ना, चुनना इसी को है। हमने इसको चुन लिया है, इलेक्शन हुआ है और शी जिनपिंग को इलेक्ट कर लिया है। ये इलेक्शन है क्या? इसको इलेक्शन कहेंगे? उसने जो होता नहीं है वो अपने नाम में ही रख लेता है। वो रिपब्लिक जो है अपने नाम में रखता है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? चाइना का पूरा नाम क्या है? हाँ, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि रिपब्लिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, चुनाव कभी होता नहीं है, और उसने अपने नाम में क्या लिख दिया? रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो होता नहीं है वो ज्यादा दिखाता है। बोला नया मुल्ला 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 नमाज पढ़ता, ज्यादा नमाज पढ़ता है। तो नया मुल्ला है और अभी उसको सेट करना है कि मैं मुल्ला हूं, तो नमाज ना पढ़ूंगा तो कहीं लोग पहचान ना जाए कि तुम तो अभी हो नहीं भाई। अगर होते तो नमाज पढ़ रहे होते। तो पूरा निभाता है वो पक्का, क्योंकि उसको साबित करना है। तो जो नहीं होता है वो ज्यादा साबित करता है। तो चाइना जो है वो रिपब्लिक नहीं है, और हमने रिपब्लिक भी लिखा है, डेमोक्रेटिक भी लिखा है। प्रजातांत्रिक गणराज्य हम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो हमारे यहाँ वाकई में चुनाव होता है, वाकई में होता है। हाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम। तो भारत में सबसे अच्छा तरीका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफ्रेज, वयस्क मताधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 324 तो इलेक्शन कमीशन की बात करता ही। 326 से हमको
एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। 325 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। इलेक्टोरल रोल बनाते समय, मतदाता सूची तैयार करते समय में कास्ट, रिलीजन, सेक्स, इन सब के बेस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको शामिल किया जाएगा मतदाता सूची में, जो भी पहले 21 साल के थे और 1989 के बाद में, यानी 87 इसमें 61st अमेंडमेंट के बाद कौन सा हो जाएगा, 18 वर्ष। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सब शामिल किए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के इलेक्टोरल रोल में। और अगले वाले आर्टिकल में तो उन्होंने दे दिया कि वयस्क मताधिकार बोल दिया। तो ये है डेमोक्रेटिक चुनाव लड़ने का भी अधिकार। अभी हम सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन लड़ सकते हैं, कौन नहीं लड़ सकते, कौन वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते, मताधिकार किन किन लोगों तक सीमित है, हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। सिटीजनशिप में काम करेंगे। सिटीजनशिप पढ़ेंगे तब हमारा पूरा सिटीजनशिप चलेगा, एक लेक्चर, उसमें सब कुछ CRA, NRC, NPR, ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, या CA, NRC जो है पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये जो बवाल है ये क्यों हो रहा है, क्या है, उसके प्रोस कॉन्स वगैरह सारा देखेंगे। तो प्री मेंस इंटरव्यू सबके आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जब हम सिटीजनशिप को देखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें ऑलरेडी मेंशन्ड है, सब अच्छे से मेंशन्ड है बहुत सारी चीजें, तो उनको झोंकाते हुए पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको भावनात्मक और एनालिटिकल तो बहुत पहले पढ़ा रखे हैं, बहुत सारे पुराने लेक्चर आप देख सकते हैं। इस बार मैं पूरा फैक्चुअल पढ़ा रहा हूँ ताकि फैक्चुअल को आप बहुत अच्छे से कर पाए और एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से उसमें दिखा पाए। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा लोगों में क्या बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, समानता बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए। लिबर्टी तो मैंने आपको बताया था, बहुत बात की हमने लिबर्टी के ऊपर। स्वतंत्रता और भाईचारा भी। तो डॉक्टर अंबेडकर इसके बारे में कहते हैं कि तीनों बहुत जरूरी हैं और तीनों एक साथ बहुत जरूरी है। अकेले में इनका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है, तीनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। केवल किसी को स्वतंत्र कर दोगे नहीं, उससे बात नहीं बने। केवल स्वतंत्र करने से बात नहीं बनेगी। समानता होना भी बहुत जरूरी है, समान व्यवहार होना बहुत जरूरी है उसके साथ। और फिर बंधुता भी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी भी होनी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र करने पर से भीष्म को जानते थे ना, भीष्म ने कहा कि अच्छा मतलब मुझे शादी नहीं करनी है। ठीक है, तो भीष्म को तो आनंद आ गया, बड़े सात्विक प्रकृति के थे, उनको ऋषि मुनियों के साथ चर्चा वर्चा करने में बड़ा अच्छा लगता था, सत्संग करना बड़ा अच्छा लगता था। उनने कहा ये तो बढ़िया, मेरी जो नई माता सत्यवती बन रही है। पिता ने कहा कि जरा बात करके आओ शादी की, तो उनको लगा मेरी, उनकी खुद की शादी की बात हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी शादी की बात करके आओ तुम। तो पिता की शादी की बात करने जब गए वो, तो जो उनकी होने वाली माता थी, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि वो मेरे जो बच्चे होंगे मैं उनको राजा बनाना चाहूंगी। ठीक वैसे ही कैकेयी जैसे अपने बच्चे को राजा बनाना चाहती थी। तो राम को वनवास इसलिए दिया कि मंथरा ने सिखा दिया कि राम यहाँ रहेगा तो प्रजा का जो निष्ठा है वो भरत के प्रति आ नहीं पाएगी, तो राम को भेजो यहाँ से, राम यहाँ मत रखो। ठीक वैसे ही उनने कहा कि तुम जंगल चले जाओगे। वो बोले ये तो बहुत अच्छा है, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे बच्चे ही नहीं होंगे। उनने कहा तुम्हारे बच्चे जो है अगर होंगे तो फिर वो तो चूंकि बड़े भाई के बच्चे होंगे और वो तो तुम्हारे छोटे भाई होंगे, क्योंकि मैं तो अभी, मेरे बच्चे तो अब होंगे, तो वो तो छोटे भाई होंगे तुम्हारे, फिर उनके बच्चों को या तुम्हारे छोटे भाइयों को तो राज्य मिल नहीं पाएगा, वो तो तुम्हें मिलेगा। बोले नहीं, मैं उनको दे देता हूँ राज्य। बोले नहीं, बात वो नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो होंगे। उन्होंने मना कर दिया, बोले हम बड़े भाई के बच्चे हैं, राज्य हमारा होगा। तो वचन तो तुमने दिया, कभी उन्होंने मना कर दिया
तो उन्होंने कहा अच्छा ये झंझट भी खत्म करते हैं, हम शादी नहीं करते तो बच्चे ही नहीं होंगे हमारे। तो प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। बोले बात इससे भी नहीं बनेगी, तुम्हारे जो छोटे भाई हैं वो कमजोर हैं मान लिया जाए, और वो राजकाज नहीं चला पाए और तुम तो बहुत तेज हो और प्रजा उनसे नहीं संभली, तो फिर उसने गारंटी दो कि तुम उनकी रक्षा भी करोगे। तो जब तक सिंहासन है और सिंहासन पे जो बैठेगा उसकी तुम रक्षा करोगे पूरी जिंदगी, जब तक जिंदा हो। तुम ऐसे भाग नहीं सकते, नहीं तो जंगल में बैठ करके भी सेना संगठित कर सकते हो लोगों का। लोग तो उठ करके गांव ही तुम्हारे पास, तुमने जहाँ कुटिया बना रखी है साधु बन के बैठे उसके आसपास गांव बसा लेंगे और तुम्ही को राजा मानना शुरू कर देंगे। तो तुम कहीं जाओगे नहीं, तुम यही रहो राजमहल में ही रहो, वो जो सिंहासन है उसकी रक्षा करो। सिंहासन पे जो बैठे खतरनाक चीज है ना। ये तीनों भी अंबेडकर बोलते हैं ये इसी तरह एक साथ है। स्वतंत्रता देने से बात थोड़ी बनेगी। किसी भी आदमी को कहते हैं जाओ तुम स्वतंत्र हो, समान रूप से ट्रीट करो। अपने भाई अपने बच्चों के को जैसे खाना खिलाते हो वैसे उसके साथ भी बिहेव करो, समान रूप से करो। ऐसा नहीं तुम स्वतंत्र हो जाओ तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं, समान करो। और सबसे बड़ी चीज बंधुता भी रखो उससे। बात समझ में आई ना? इतना आसान नहीं है, वो भीष्म वाला मामला है। ये तीनों शब्द जो है ये भीष्म को समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, भीष्म प्रतिज्ञा की तरह है संविधान में प्रियम्बल। आज क्लियर हो गया होगा कि तीनों शब्द साथ में क्यों दिए हुए। अंबेडकर बोलते हैं ये इनका अलग अलग मीनिंग मत निकाल लेना कोई कि हमने दलितों को स्वतंत्र कर दिया, जाओ तुम्हारी मर्जी है जो करो। नहीं 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 नहीं, स्वतंत्र नहीं करना है, समान व्यवहार करना है। अपर कास्ट के जो सवर्ण जैसे अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार उसके साथ करेंगे। साथ ही भाईचारा भी उनसे रखना है, बंधुता भी रखनी है, फ्रेटर्निटी भी। हाँ वो भी रखना है, स्वतंत्रता भी रखनी है। और ये सब रखते हुए भी स्वतंत्रता मेंटेन करनी है, यानी वो फ्री रहेंगे, तुम्हारे गुलाम नहीं रहेंगे। भाईचारा बना के रखना पड़ेगा, समान रूप से व्यवहार करना पड़ेगा और इस बीच में वो स्वतंत्र रहेंगे। क्लियर हो गया? अब जाकर के समझ में आएगा। नहीं तो वो तीन शब्द बड़े मासूम से लगते हैं। प्रस्तावना में तीन चीज लिखी हुई है, सब स्वतंत्र हैं, सब भाईचारे से रहेंगे और सबके साथ समान व्यवहार होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों इंटरडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हुए शब्द हैं। असली मीनिंग अम्बेडकर बताते हैं उसका, इन तीनों का असली मीनिंग क्या है। वो बड़ा मासूम काम है। अपना अपना देख लो, जब स्वतंत्र है तो फिर क्या है? अपना अपना नहीं देखना, शेयर करना है, रिसोर्सेज शेयर करने, जो अचीवमेंट्स हैं वो शेयर करने, जो प्रोग्रेस है वो शेयर करनी है, जो डेवलपमेंट है वो शेयर करना है, सबको शेयर करना है, अकेले अकेले नहीं है। और ये शेयर करते समय बंधुता का भाव होना चाहिए, जैसे भाई को देते हैं वो वाला भाव होना चाहिए। उसमें भी फिर अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए, भाई वाला भाव होना चाहिए। और उसके बदले कुछ लेना, जैसे भाई को कुछ देते हैं तो लेते थोड़ी है बदले में। कोई अगर अपने भाई को कर्जा देता है तो ब्याज लेता है क्या? दूसरे आदमी को कर्जा देता है तो ब्याज मांगता है, लेकिन भाई को कर्जा देते समय परिवार की बात मानी जाती है। अगर वो लौटा दे तो अच्छा, नहीं लौटा है तो मारपीट थोड़ी करता है, जैसे दूसरों के साथ करते हैं वैसा थोड़ी कर सकते, भाई के साथ नहीं कर सकते। वो वाला भाव होना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको लाइट करने की, है नहीं इतना लाइट है, मैं बहुत इस लैंग्वेज में बना करके आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी वो बहुत कठिन है वो उसको समझाना। किसी को कोई इंग्लिश मीडियम वाला बताता तो अभी आपको हवा ही नहीं लगती। बहुत ही ऊपर ऊपर के वर्ड होते हैं उसके, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, हालांकि क्लासिक होते हैं, बिल्कुल एकदम लेंदी द हिंदू वाली लैंग्वेज होती है, पर वो समझा नहीं पाता। ठीक है, और फिर वो बाकी के तीनों शब्द आ जाओ, यहाँ पे भी फिर अम्बेडकर काम आते हैं। वो बोलते हैं पॉलिटिकल वाला तो भूल जाओ, पॉलिटिकल जस्टिस तो हो गया, वो हमने उंगली दिखा दी, शाही दिखा दी, सब लोग वोट दे के आते हैं। 5 साल की छुट्टी, उस उंगली दिखाने का मतलब है 5 साल की छुट्टी।
मतलब अब हम लोकसभा इलेक्शन में 5 साल बाद जाएंगे, 5 साल के लिए ये काम हमने कर दिया। आम्बेडकर बोलते हैं ये 5 साल का काम नहीं है, ये रोज रोज की राय शुमारी है, रोज रोज का रेफरेंडम है, रोज का डेली प्लेबिसाइट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तक जाना है। डेमोक्रेसी डेवलप होते होते कहां पहुंचेगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, 5 साल में आप एक वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव तैयार नहीं करते, बल्कि हर लॉ बनाते समय, हर लेजिस्लेशन के टाइम, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल, हर सिटीजन पार्टिसिपेट करता है, यस और नो उससे पूछा जाता है। बल्कि सिटीजन जो होते हैं वो कई बार, अभी आपका सांसद जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रस्ताव रखता है, विधेयक प्रस्तुत करता है, ये मेरा प्राइवेट बिल है, ये मेरा पब्लिक बिल है। मिनिस्टर जब प्रस्तुत करता है तो उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। जब एक सांसद, कोई भी रूलिंग पार्टी का सांसद भी जब बिल प्रस्तुत करता है तो उसको प्राइवेट बिल कहते हैं। तो प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल पेश करने की ताकत किसके पास है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और पब्लिक बिल कब कहेंगे? जब वो मिनिस्टर होते हुए जब वो पेश करता है तो उसको हम पब्लिक बिल कहते हैं। यहां पर कोई नागरिक भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड, किसी नागरिक को लगे कि ये बिल जो है ये कानून बनना चाहिए, ये आइडिया जो है मेरा, वो बिल बनाएगा, घर पे टाइप करेगा, लॉन्च कर देगा। अगर रेफरेंडम हुआ, प्लेबिसाइट हुआ और उस रायशुमारी में अगर वो निकल गए, जनमत संग्रह एक तरह का, अधिकांश लोगों ने यस कर दिया, एसएमएस मार दी है, ये जो फलाने व्यक्ति ने, जो भी मिस्टर एक्स ने जो भी बोला है, हम सब एग्री हैं इसके साथ। अगर ज्यादा लोग एग्री हो गए तो वो एक्ट बन जाएगा स्विट्जरलैंड में, कानून, अधिनियम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कई लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी में बोलते हैं सीधे जनता से पूछते हैं, ऐसा नहीं। मतलब किसी बिल के ऊपर तो जनता की राय ली जाएगी, बिल प्रस्तुत करने का भी अधिकार उसको है, नया बिल प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। इसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव का तो कोई काम ही नहीं है देखा जाए तो। और हमारे तो सब काम कौन करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। 5 साल तक हम पूछते ही नहीं है। तो 3 प्रकार की डेमोक्रेसी है। एक तो डेमोक्रेसी चाइना जैसी है, इसमें जनता से पूछा ही नहीं जाता, वो खुद ही डेमोक्रेसी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही अविकसित और सबसे वर्स्ट टाइप की डेमोक्रेसी, सबसे घटिया डेमोक्रेसी हो। एक डेमोक्रेसी हमारे जैसी है, इंडिया जैसी, निचले से दूसरे नंबर पे, जिसमें 5 साल में एक बार पूछा जाता है, फिर 5 साल तक बिल्कुल नहीं पूछा जाता, और बीच में आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है। फिर वापस आपके पास 5 साल बाद आएगा वो। तीसरे नंबर की डेमोक्रेसी होती है जिसमें कॉन्टिन्यूअस डेली प्लेबिसाइट होता है। 5 साल के लिए तो चुन गए वो, लेकिन लोगों का इंटरफेयर बना रहता है, और राइट टू रिकॉल भी होता है, उसमें किसी को वापस भी बुला सकते हैं। जैसा अभी चल रहा था कि मिड टर्म वाले में कहीं ऐसा हुआ तो बाइडेन को वापस जाना पड़ेगा, ट्रंप अभी बीच में ही आ जाएगा, या और भी। हालांकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो वो स्थायी हो जाता है 4 साल के लिए, लेकिन फिर भी जागरूकता इतनी ज्यादा कि लोगों का इंटरफेयर बहुत ज्यादा होता। और हमारे यहाँ तो ऐसे सड़क पे निकल जाएं या आंदोलन करने लग जाएं, जैसे आज कांग्रेस अल्लाह बोल कर रही, तो बोले ये मोदी जी का ध्यान भटका रहे हैं, ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, उसको निगेटिव मानते हैं। जबकि वो हो डेमोक्रेसी, एक उसको बोलेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी है ये जागृत डेमोक्रेसी, जीती जागती डेमोक्रेसी, डॉर्मेंट नहीं है। सोमनोलेंट नहीं है। ये कैसी है? अवेक्ड है, जागृत है, जीती जागती है।
जिसमें बराबर विरोध होता है। संसद में बहस करना, संसद को जाम करना, संसद में प्रश्न पूछना, बार बार प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना, ये कोई नहीं होता। ये कोई किसी काम को बाधित करना हो वो नहीं होता। कानून तो वैसे ही बना दिए, बहुत सारे कानून है, फॉर्म लॉज जो बनाए थे वो एक दिन में ही बना दिए थे, जिसकी प्रक्रिया में कम से कम 1 महीना लगना चाहिए। बाद में माफी भी मांगी और वापस भी लिए। तो ये तो बकवास चीज है ना। बल्कि अच्छी चीज ये मानी जाएगी कि वो जागृत है, विरोध करते हैं, बोलते हैं, इसको अच्छी डेमोक्रेसी माना जाता है, अच्छी किस्म की डेमोक्रेसी। और सबसे अल्टीमेट उसको माना जाता है, सबसे सुपर डेमोक्रेसी, बेस्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड वाली डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अम्बेडकर ये चाहते थे कि हम प्रगतिशील हों, हम डेवलपिंग रहें, विकासशील हों और हम विकसित डेमोक्रेसी की तरफ जाएं, कि एक दिन ये कहां पहुंच जाए हमारी डेमोक्रेसी। अभी हम 3रे नंबर वाली डेमोक्रेसी पे, ऊपर से चाइना से तो कम से कम बेटर है, रशिया से तो ठीक है, चाइना और रशिया से काफी अच्छे हैं। और मोनार्क होते हैं वहां तो डेमोक्रेसी 0 है, वो तो सबसे वर्स्ट है, वो चाइना से भी वर्स्ट है, क्योंकि वहां ना तो शी जिनपिंग है, ना वहां पुतिन है, ना वहां पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे, खाना पूर्ति के लिए भी नहीं कर रहे। वो तो मोनार्क्स है, और वो तो किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन ही नहीं करते, क्योंकि वहां तो राजा का लड़का राजा होता है, बात खत्म। यहां कम से कम चीन में राजा का लड़का राजा तो नहीं होगा ना, शी जिनपिंग का लड़का ही बनेगा ऐसा तो नहीं है कम से कम, क्योंकि अब जो चीन का राष्ट्रपति बनेगा वो शी जिनपिंग का हो सकता है बिल्कुल भी रिश्तेदार ना हो, दूर दूर से उसका कोई रिश्ता नहीं। रशिया में भी जो अगला बनेगा हो सकता है पुतिन का बिल्कुल भी कोई भी करीबी ना हो। पुतिन भी आखिर कब तक, जब मरेगा तब तो कम से कम दूसरा बनेगा, और वो पुतिन का रिश्तेदार नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ ये डेमोक्रेसी जैसी भी है वो वाली तो नहीं है, मोनार्क वाली तो नहीं है। मोनार्क में तो मोनार्क का लड़का ही बनेगा, मोनार्की में तो वही होता है ना कि उसका लड़का बनता है। और हमारे यहाँ थोड़ा और डिफरेंट है, या मल्टी पार्टी सिस्टम है, चुनाव होते हैं, अच्छे से होते हैं। ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, वैसे तो दुनिया में होने को बहुत कुछ हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने खुद ने इलेक्शन लड़ा है और मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ पॉसिबल नहीं है। मैं भारत के समाज को भी जानता हूं, भारत की राजनीति को भी जानता हूं, और विज्ञान का भी विद्यार्थी हूं। मुझे नहीं लगता कि ईवीएम की वजह से कोई चुनाव जीते जा सकते हैं। काफी लोग आंदोलन करते हैं, काफी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने खुद ने इलेक्शन लड़ा, मुझे 4000 वोट मिले। मुझे कभी ये नहीं लगा कि 4000 से ज्यादा लोग मुझे चाहते थे और यहाँ मुझे 4000 ही दिखाया गया है। नहीं, मैंने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया, ना ही मुझे इसका कोई अफसोस है। मुझे तो इस बात का भी गर्व है कि 4000 लोग मुझे जानते हैं और मुझे वोट करते हैं, 4000 भी कम नहीं होते। तो मुझे तो उस चीज का भी गर्व है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूं कि भारत में कम से कम 600-700 कलेक्टर हैं, 700 एसपी हैं, सारे के सारे बीजेपी के नहीं हैं। एक तो सारे भ्रष्ट होने चाहिए, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हों और सब मिले हों, सारे के सारे। और उसके बाद उनके पास, सबके पास टेक्नोक्रेट भी हों ऐसे। लेकिन मोदी जी और अमित शाह को देखते लगता नहीं कि इतना ज्यादा टेक्नोक्रेट इनके पास होंगे, ये इतनी टेक्नोलॉजी ये लोग जानते हैं कि बैठे बैठे एक मोबाइल से ही सबको सेट कर देंगे, ऐसा। इतने विद्वान वो लगते नहीं साइंस के मामले में। साइंस से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट भी नहीं है और साइंटिफिक है भी नहीं है, और ना इनको साइंस आता है, और ना ही जो टेक्नोक्रेट है वो इनकी बात मानेंगे और ऐसा कोई गपला करेंगे। और ना ही इतने भ्रष्ट कलेक्टर एसपी हैं जो इनको चाबी दे देंगे स्ट्रांग रूम की कि ये लो पकड़ो चाबी और जाकर के अपने हिसाब से ईवीएम में बदलाव कर लो, हम भी बीजेपी के ही हैं। तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट के बीच में रहता हूं तो मैं जानता हूं। तो ये सब फालतू बात है। लेकिन फिर भी चूंकि टेक्नोलॉजी में तो कुछ भी हो सकता है, साइंस में तो कुछ भी हो सकता है, पर ईवीएम इतनी मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो 2000 के नोट में भी चिप ले आया था वो, है ना। तो फिर 2000 के नोट तो 2500 के हो जाएंगे।
चिप लगाओगे तो। यहाँ तो हमारे फोन के लिए चिप नहीं मिल रहा है, सेमीकंडक्टर चिप का कितना मसला है। वहाँ ईवीएम की चिप है, ईवीएम इतनी महंगी होंगी तो इतनी सारी ईवीएम में तो सरकार का बजट बहुत सारा तो ईवीएम तैयार करने में चला जाएगा। और इन्होंने तैयार करा कब लिए, आए तो अभी थे, इतनी जल्दी जल्दी तैयार कहाँ से करा ली? बड़ी मुश्किल से तो हम इधर उधर ईवीएम अरेंज करके चुनाव कराते हैं। एक राज्य में चुनाव हुआ, उसी की दूसरे राज्य में जाती है, ट्रक इधर से उधर जाते हैं। कई बार हम जो चुनाव कराते हैं ना तो बहुत शॉर्टेज हो जाती है, बहुत दिक्कत आती है, तो ईवीएम खराब हो सकती है ना, थोड़ा बहुत और कुछ हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो फालतू बात है, वो कुछ नहीं होता, वो मानवीय गलती हो सकती है कुछ, ठीक है, बाकी वो परफेक्ट है, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। हाँ, कोई अगर 2-4 वोट से आ रहा है तो वो बोल सकता है कि ईवीएम में कुछ थोड़ी बहुत अगर मेरा हेल्प करते या टीम हेल्प करती या मशीन अगर सही समय पे ठीक हो जाती, क्योंकि मेरे वोटर जब खड़े थे तब मशीन खराब थी, जब वो उनकी नौकरी थी, उनको काम पे जाना था, वो चले गए, बाद में मशीन ठीक हो गई। तो इस प्रकार की कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कोई मोबाइल से सेट कर देगा, बाहर बैठे बैठे सब वो कर देगा, ये सब बहुत मुश्किल है। और एक साथ आप किसी मशीन को एक को हैक करके बता भी सकते हो, लेकिन एक साथ पूरे देश की मशीनों को हैक करना, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सबके सब चीजों को हैक करना, तो वो तो उगल देंगे ना कि हमने किया था और हमने बीजेपी को इतना फायदा कराया था पिछले चुनाव में। और ऐसे ढेर सारे लोग आ जाते हैं अभी तक तो इंटरव्यू देने वाले। अगर अमित शाह ने अगर मान लिया जाए 200 लोगों से भी बात की हो इंडिया की कि हमें ईवीएम हैक करके, तो 200 में से 5 लोग तो मीडिया में आ ही जाते कि हमको इतना पैसा ऑफर किया था और इतना। देखा नहीं आपने, विधायक के समय ऑफर करते हैं तो सब आके बोल तो देते हैं, तो इसमें भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सब फालतू बात, इसलिए डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। बस ये है कि लोगों को कह सकते हैं कि उनको अगर ये एहसास कराया जाए कि हम सब में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहेगा और हम सब इस समुदाय से आते हैं और हम सब एक साथ रहेंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे। तो ऐसे में ये तो साइकोलॉजी को यूज किया जा रहा है, तो ये मनोविज्ञान को यूज किया जा रहा है। भारतीय जनमानस के मनोविज्ञान को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको राजनीति में यूज कर रहे हैं। तो राजनीति में तो सभी लोग यूज करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। तो ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आपको टिकना है, आप नहीं रणनीति बना पा रहे हो, अपना फेल्योर है, तो आप उन चीजों पे नहीं कर सकते। वो सिस्टम के अंदर ही रह करके सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा करके वहां तक पहुंच रहे हैं। सिस्टम ने जहां जहां कमियां छोड़ी है, सिस्टम ने जहां जहां छूट दी है, उन सब चीजों का फायदा उठाया जा रहा है और फायदा उठाने में वो हिचकिचा नहीं रहे। ये कह सकते हैं कि वो फायदा उठाने में हिचकिचा, कई बार नैतिक और अनैतिक दोनों तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि चुनाव पूरी तरह चुरा लिया। चुनाव नहीं चुराया, चुनाव तो अपनी जगह है, ठीक है। तो अपना फेल्यूर जो है वो मशीनों पे और उस पे डालते रहते हैं लोग, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो ईवीएम वाला मसला भी डेमोक्रेसी के नाम पे कलंक नहीं है, डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, बल्कि प्रगतिशील है। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व होंगे, हमको ये सब चीजें करते रहना पड़ेगी। नए प्रयोग तो साइंटिफिक नवाचार जितने हैं, इनोवेशंस है, उनको तो हमको यूज करना पड़ेगा। कल से और बेटर आइडिया आएंगे कोई कि आप आधार से लिंक कर दिया आपने मोबाइल को और फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गया, 100 लोगों को चेक कर दिया। जैसे वैक्सीन के समय में पूरा कोविन पोर्टल बना था और कोविन पोर्टल पर एक एक आदमी का डेटा चेक करके, और वो हालांकि गलतियां उसमें भी थी, लेकिन एक हॉल में ही आपने सबसे फिर एक साथ वोटिंग करवा दी, सबको बुलाया, अपने मोबाइल से ही आपको वोटिंग करा दी, एक पोर्टल दे दिया, उस पोर्टल को खोलो, लिंक करो, आधार से लिंक करो, वोटर आईडी से लिंक करो और बटन दबाओ, आपको जो ऑप्शन चूज करना है उसके ऊपर क्लिक करो। तो शायद मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2047 में मुझे लगता है कि जब हम 100 साल के हो जाएंगे आजादी के बाद, तब शायद चुनाव जो है वो मोबाइल से हो रहे होंगे, आपके मोबाइल से चुनाव हो रहे होंगे। अभी तो मुश्किल लग रहा है कि अगला चुनाव जो है मोबाइल से हो, और अगले 2 चुनाव भी मुझे मुश्किल ही लग रहे हैं। हाँ, लेकिन 2030 के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोबाइल से ही चुनाव हो जाएंगे, ईवीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके मोबाइल पे ही ऑप्शन आ जाएगा। बट वो किसी न किसी के सुपरविजन में हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो पूरे परिवार के लोगों के मोबाइल एक ही आदमी ने इकट्ठे किए और बटन दबा दिया, तो उन सबको इंडिविजुअल एंट्री दी जाए और सबको एक साथ किसी हॉल में 100-200 लोगों को एक बार एंट्री दी जाए,
एक बार वो बटन दबाएंगे, बाहर चले जाएंगे, फिर 100-200 लोग अंदर आ जाएंगे, वहां कलेक्टर, एसडीएम टाइप का कोई एक अधिकारी उन सबको सुपरवाइज कर रहा है, सब अपने अपने मोबाइल में ही बटन दबा रहे हैं, पड़ोसी के उसमें तो नहीं दबा रहे, ठीक है। नहीं तो अपने नौकर को भी साथ लेके गए, उसका मोबाइल भी लिया, तेरा मैं दबा देता हूँ, उसका ये मैं रजिस्टर कर देता हूँ, ये हो गया, तो सबके वोट उसी ने दे दिए। तो बूथ कैप्चरिंग से भी मोबाइल कैप्चरिंग हो जाएगा, ठीक है। बूथ कैप्चर करने की जरूरत नहीं। तो ये तो टेक्नोलॉजी में ये सब चीजें आ सकते हैं। तो कुछ टर्म ये शब्द समझ में आ गए आपको। तो जब अम्बेडकर तीनों की बात कर रहे थे जस्टिस की, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल जस्टिस तो ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस में तो अब पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो खुद अम्बेडकर ही चुनाव हार गए थे। और उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का भी वो है बोलबाला और कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस जैसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जिस पार्टी का नाम चलता है, अभी भी किसी को भी अगर किसी के ऊपर एहसान जताना हो तो उसको बीजेपी का सांसद बना दो, क्योंकि किसी भी आदमी को बीजेपी का टिकट मिलेगा तो वो तो सांसद तो बन ही जाएगा, क्योंकि मोदी की वजह से वोट मिलते हैं, मोदी के नाम से लोग वोट देते हैं। तो कोई भी आदमी, इसलिए आपने देखा निरहुआ कौन है वो, और वो बीजेपी वहाँ के भोजपुरी गायक हैं, या मनोज तिवारी हैं, या वो किशन नायक है क्या, हाँ रवि किशन है, ये ऐसे जो लोग हैं जो भोजपुरी के स्टार वगैरह, और ये यूपी में आके चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि वो भी इलाका भोजपुरी बोलता है कुछ, लेकिन इधर आकर के और इलेक्शन जीत जाते हैं और भारी बहुमत से जीत जाते हैं बहुत सारे लोग। तो ऐसे क्या ये वाकई में इतने लोकप्रिय हैं, या जनता इनके पीछे पागल है? नहीं, वो कमल का फूल देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, उसको बटन दबाते हैं। वहां कोई भी हो, कोई भी आदमी से कोई लेना देना ही नहीं। ढेरों लोग अपने सांसद को जानते ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो केवल उसको बटन को दबाते। ये समय वहां था 1951-52 में। नेहरू की इमेज ऐसी थी कि लोग नेहरू को देखते थे, कांग्रेस को देखते थे। गाय बछड़ा उनका चिन्ह था, तो हाथ का पंजा बाद में मिला, गाय बछड़ा उन्होंने दबा दिया, गाय बछड़ा पे। तो अम्बेडकर खुद ही परेशान थे, बोले ये क्या डेमोक्रेसी है। वो मुंबई से हार गए, मुंबई में तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं, दलित भी बहुत सारे थे, तो वो हार गए। अम्बेडकर संविधान निर्माता ही हार गए चुनाव, जिन्होंने चुनाव का सिस्टम बनवाया। तो उन्होंने कहा तो कोई भी जीत जाता है, बस कांग्रेस का होना चाहिए। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। लेकिन नेहरू ने कहा ठीक है आप हार गए, लेकिन कानून मंत्री तो आप ही बनेंगे, आप कांग्रेस में भी शामिल नहीं होना चाहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप आइए। तो उनको राज्यसभा के रास्ते और ऐसे जो भी किया उन्होंने, लेकिन मंत्री बनाए। तो देश के पहले कानून मंत्री बने, है ना। और उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। तो नेहरू ने उनको हारने के बावजूद भी लिया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी कि उनको लगा कि ये आदमी टैलेंटेड आदमी हार गया। मोदी जी ऐसे किसी टैलेंटेड आदमी को ले लेंगे जो हार गया, वो हंसी उड़ाएंगे, तुम जीत ही नहीं सकते। हमारे इसमें जीत के बताओ, और फिर ताली बजाएंगे वो, और फिर दूसरे लोगों को दिखाएंगे ये खड़े हुए थे एक चुनाव में, इनकी हार देखो। वो थोड़ा सा उसके लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा, पिता वाला दिल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये भाई वाला दिल है। भाई जो होता है वो कई बार दूसरे भाई की हंसी उड़ाता है। ये कोशिश तो इसने भी की थी, लेकिन इससे हुआ नहीं, मैं कर लेता हूँ। पिता को कष्ट होता है, पिता ये नहीं बोलता है कि एक भाई ने तो कर लिया और तुम कर नहीं पाए, वो उसको भी चुपके से कुछ न कुछ मदद करता है, उसको भी बोलता है नहीं तुम कर लोगे, ऐसे तुम इससे कम नहीं हो। तो पिता का भाव होता है। तो जो नेहरू में जो भाव था वो पिता का भाव था, वो देश को लेकर के चलना चाहते थे। तो इसलिए उनके अंदर, चूंकि देश पहली बार तैयार हो रहा था और स्वतंत्र हुआ था और पहली बार चुनाव थे, तो उनको तो लोगों को भी चुनाव सिखाने थे। जो लोग मंत्री बन गए उनको कैसे रहना है वो भी उन्हें दिखाना था। सांसदों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, हर जगह पर वो खुद के ऊपर अप्लाई करके और वो सिखाना चाहते थे। दरअसल कोई आदमी पहली बार किसी गांव में बल्ला लेके आए और क्रिकेट खेलना सिखाया। गांव में पहली बार बल्ला कभी देखा ही नहीं लोगों ने। मूवी देखी ना आपने, जैसे कौन सी, हाँ दंगल नहीं, हाँ लगान मूवी देखी, जैसे उस टाइप के लोग हों, बैट्समैन हो, बॉलर हो, वो उस टाइप की चीज हो। और गांव के लोग तो ऐसे में, अगर जो शहर से क्रिकेट सीख के आया और जो पहली बार बल्ला लेके आया, वो चाहता है कि मेरे गांव के लोग क्रिकेट सीखें, क्रिकेट को जाने, ऐसे में वो आउट भी हो जाएगा ना।
अगर किसी ने बॉल फेंकी और वो ठीक नहीं थी, उसका एक्शन भी बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन उससे वो आउट हो गया, इतने में वो उसकी तारीफ करेगा, कमाल है कमाल है, मतलब तुमने आउट कर दिया, इसको आउट बोलते हैं। अब मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं आउट हो गया, जबकि उस समय तो कोई जानता ही नहीं ना, उस समय तो बेईमानी की जा सकती है, उस समय तो मना किया जा सकता है कि मैं आउट नहीं हूं। ऐसे थोड़ी होता है, तुमको ठीक से बॉल फेंकना, जब तक तुम हाथ घुमा करके ठीक से बॉल नहीं फेंकोगे तब तक मैं आउट नहीं होऊंगा। और वो एंजॉय भी कर सकता है बैटिंग को, नहीं, लेकिन उसका एम क्या है, बैटिंग एंजॉय करना नहीं है, उसका एम है इन लोगों को क्रिकेट सिखाना है, क्रिकेट के नियम सिखाना है, बॉलर बनाने हैं, बैट्समैन बनाने हैं, फिर इन सबको मैच खेलना है, वो दूसरी टीम से होगा और दूसरी टीम से मैच जीतना है। इसलिए इन सबको क्रिकेट आना चाहिए। इसलिए उसकी असली चिंता क्या है, तो नेहरू की चिंता समझ में आई अब। इसलिए नेहरू अगर कई जगहों पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेहरू अगर कई जगह पर ढीले दिखाई दे रहे हैं, नेहरू अगर कई जगहों पर चुपचाप हैं, उसमें एक रणनीति है। ऐसे में उनकी आलोचना करना मतलब मूर्खता के बराबर है। मूर्ख व्यक्ति ही उनकी आलोचना कर सकता है, क्योंकि वो पहली बार सिखा रहे थे कि है क्या, बेईमानी करना तो बहुत आसान है। 10 साल चुनाव नहीं कराते वो तो भी चलता, कौन बोल देता बोले अभी भी तो देश आजाद हुआ है 47 में, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना अभी तो, कॉन्स्टिट्यूशन आपका है अभी 50 में बना है। इलेक्शन करवाएंगे अभी, लोगों को इलेक्टोरल रोल तो बनाने दो, मतदाता सूची तो बनाए, और भी लोगों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, स्कूल के सब्जेक्ट में लोकतंत्र लेके आएंगे, टॉपिक वोट कैसे देते हैं ये पहले पहली क्लास में लेके आएंगे, चौथी पांचवी छठवीं क्लास में लेके आएंगे। फिर वो लोग जब 18 साल के हो जाएंगे तब वो शायद वोट देने लायक बने। उन्होंने कहा नहीं, लोगों को वोट देना आता हो चाहे ना आता हो, हम अभी से शुरू करेंगे। 51वां कॉन्स्टिट्यूशन बना 1 साल के अंदर, लोगों को पता ही नहीं था ये क्या झंझट पकड़ा दिया हमको नेहरू ने, क्या मतलब क्या वोट देना है, किसको देना है, क्यों देना है, हम क्यों दें। हमसे आज तक तो किसी ने करवाया नहीं। कई लोग जल्लाए होंगे, जैसे वैक्सीन के समय में भागे थे और डॉक्टरों को पीटा था हुआ था ना हमारे इंडिया में लोगों को। अभी आप वैक्सीन के लिए गए तो इतने में लोग भाग गए और न जाने कितने डॉक्टरों के हाथ पांव तोड़ दिए कि तुम हमारा मतलब वैक्सीन लगाओगे, हमारा धर्म भ्रष्ट करोगे। पोलियो वाला अभियान सफल नहीं हुआ, भारत में बहुत मुश्किल आई, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस इंडिया में 51 में उनसे वोट दिलवा लेना लोगों से, मतलब कितना बड़ा काम था। पूरी दुनिया हंस रही थी उस समय में, बोले इलिटरेट लोग हैं, इतनी भारी पॉपुलेशन है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है वोट देना, ये कहां से वोट दे देंगे। और ये नेहरू पागल है और ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम और कोई डेमोक्रेसी नहीं आनी है। उसने कहा आएगी, ये सब देंगे। इसलिए जो भी मंत्री अच्छा बोलता था, जो भी विधायक अच्छा बोलता था, जो सांसद अच्छा बोलता था, अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत छोटे थे, सबसे कम उम्र के सांसद थे, लेकिन वो ताली बजाते थे नेहरू, और उन्होंने कह भी दिया था कि ये बहुत बड़े आदमी बनेंगे। शायद प्रधानमंत्री का भविष्य भी उन्होंने बताया था, ऐसा कहते हैं लोग, पता नहीं है, इसका कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उस समय बोल दिया था कि ये लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है। तो वो विरोधियों को भी, दरअसल वो क्या है, मैंने बताया ना कि जो आदमी खुद भी आउट हो जाएगा तो भी वो ताली बजाएगा, उसको लगेगा इसको तो बॉलिंग करना आ गई, मैं यही तो चाहता था, उसका तो एम पूरा हो रहा है, पहली बार एम पूरा हो रहा है ना। तो ये वो सिस्टम था, उस समय का सिस्टम था, उस चीज को समझिए थोड़ा सा। अब वो जरूरी नहीं है, अब सब जान गए, सब क्रिकेट खेलते हैं, अब मोदी जी आउट ही नहीं मानते तो और वो सामने वाले के ऐसे भी उड़ा देते हैं। तो अब ये वाकई में ये एक डेवलप्ड स्थिति है, अभी कोई गेम सीख नहीं रहे और मोदी जी की कोई जिम्मेदारी भी नहीं बची गेम, क्योंकि 70 साल में पहली बार तो आने दिया, इतना ज्यादा गेम जानती है कांग्रेस, तो बड़ी मुश्किल से तो यहाँ एंट्री हुई है। एक आध मैच तो भी 2 मैच तो जीते हैं अभी, पहले तो कांग्रेस ही जीतते रहती, वो किसी को आने भी नहीं देती थी और इनको खेलना नहीं आता था, खूब हंसी उड़ाई इनकी, तुमको आता नहीं है, क्योंकि वो तो नेहरू थे जिन्होंने सबको सिखाने का प्रयास किया, बाद के लोगों ने थोड़ी किया था। बाद के लोग तो पूरी ताकत से लड़ते थे और ये भी लड़ते थे और हार जाते थे, अब जीत गए तो अब ये हंसी उड़ाते, पहले वो उड़ाते थे, तो ये तो भाई भाई जैसी बात हो गई, वो पिता वाली बात थी। मुझे लगता है नेहरू का कद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये है हमारी डेमोक्रेसी प्रस्तावना को, अब आपको थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि उसमें क्या बातें लिखी गई। लेकिन अंबेडकर इससे खुश नहीं थे, पॉलिटिकल जस्टिस से खुश नहीं थे।
आम्बेडकर का कहना था कि क्या पॉलिटिकल जस्टिस से सब कुछ हो जाएगा? नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जब तक और सोशल जस्टिस नहीं आता, और सोशल जस्टिस से भी ज्यादा जरूरी इकोनॉमिक जस्टिस है, इसलिए वो रिजर्वेशन की बात करते थे। और इसीलिए क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट SC ST में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा आती है कि जब ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, EWS में तो ऑलरेडी है, EWS में आता ही वही है जो कम आय वाला है, और ओबीसी का रिजर्वेशन दिया तो आपने क्रीमी लेयर का, लेकिन इसमें क्यों नहीं करते? तो इसमें इसलिए नहीं करते क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन मिला है वो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट मिला है, छुआछूत हुई है इस वजह से मिला है। इसलिए आर्थिक स्थिति से छुआछूत का कोई लेना देना नहीं है। किसी आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी भी होगी तो भी छुआछूत तो उसके साथ होगी, तो हीन भावना तो वैसी होगी, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही होगा उसका, इंफीरियरिटी तो वैसी ही होगी ना उसके अंदर, क्योंकि पैसे वाला होने से क्या काम, कोई मतलब नहीं है उसका। जाति से हो रही है ना छुआछूत, तो पैसे से थोड़ी हो रही है। कोई आदमी दलित है और अमीर है तो क्या उसके साथ छुआछूत मिट जाती है? शहरों में मिटती है। इसलिए ग्रामीण भारत की बात महात्मा गांधी करते थे, ग्राम पंचायत की बात करते थे, ग्राम स्वराज की बात करते थे, राम राज्य की बात करते थे। अम्बेडकर नहीं करते थे, उनको मालूम है राम राज्य, ग्राम स्वराज, पंचायती राज ये सब बकवास चीज है। गांव में भयंकर छुआछूत है। अगर कोई सरपंच बन भी गया तो वो जमीन पे ही बैठेगा, तो वो आप देख ही रहे हैं। यही चीज तो अम्बेडकर ने उस समय में देख ली थी। तो पॉलिटिकल जस्टिस का कोई मतलब नहीं है। सरपंच बन गया शेड्यूल्ड कास्ट का, लेकिन जमीन पे बैठता है, और गांव का ठाकुर ही जो है वो सरपंच बना रहता है। सारे लोग उसी की बात मानते हैं, निर्णय भी उसी के हिसाब से होते हैं, दलित के हिसाब से थोड़ी हो पाता है। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस का कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, जाति निचली होने के बावजूद भी उसको समान माना जाए, उसको बोलेंगे सोशल जस्टिस। सामाजिक रूप से न्याय मिलना बहुत जरूरी है, वो नहीं मिला तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए नौकरियों में आरक्षण के लिए जो है वो नहीं रखा है, क्रीमी लेयर का कंसेप्ट नहीं रखा है, क्योंकि क्रीमी लेयर आप मान के उसको बाहर कर दोगे, जबकि उसके साथ और एसटी को आपने इसलिए माना क्योंकि वो आइसोलेटेड है और जंगलों में रहते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, तो उसका भी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। तो उसका लाभ जो है कुछ लोग मिलते हैं कि आईएएस हो गए और एसटी एससी में आते थे, अब उनका बच्चा फिर आईएएस हो गया, लेकिन अब तीसरी पीढ़ी को भी रिजर्वेशन मिलेगा, पोता भी रिजर्वेशन से आईएएस बन सकता है। तो इसकी बहुत आलोचना होती है, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं। ज्यादातर तो वही लोग हैं, लेकिन अभी फिर आता है कि पढ़ते लिखते वही लोग हैं, तो ज्यादातर लोग वही घुसते हैं। बट उनके साथ छुआछूत तो पहले भी होती थी, अभी भी होती है, और जॉब में आने के बाद भी होती है। हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन तो जो का त्यों है, जाति के आधार पर। जाति चिपकी हुई रहती ना उसके साथ, जाति उसके साथ चिपकी हुई रहती है, और चिपकी होने के कारण उसके साथ भेदभाव चलता रहता है। अगर वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तब भी, अगर वो पीएचडी का स्टूडेंट है तब भी, इंटरव्यू में बैठा हुआ है तब भी, इंटरव्यू में उसका नाम के साथ उसका सरनेम लगा हुआ है तो इंटरव्यू पैनल जो है उसके साथ छुआछूत करता है। तो हर जगह होता है। कॉपी चेक करने में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां रोल नंबर लिखा होता है। तो प्योर रोल नंबर से आ जाओ, सभी लोग सरनेम छोड़ दें, उसके बाद शायद संभव है। सरनेम छोड़ दें तो विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे, सारे प्रिविलेज खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में संभव है, बट ये शुरुआत करनी पड़ेगी। जयप्रकाश नारायण ने उस समय में शुरुआत करवाई थी सरनेम त्याग करने की, शायद वो जातिवाद समाप्त करने की बात थी। इसलिए बिहार के लोग कुमार और कुमारी लिखते हैं, लड़कियां कुमारी लिखती है, आदमी कुमार लिखते हैं, उसका सरनेम लिखते ही नहीं है। बिहार में खास करके शुरुआत हुई थी जेपी के आंदोलन में, इसलिए बिहार के अधिकांश लोग, सवर्ण लोग, ब्राह्मण भी नहीं लिखता। कई बार दलित वाला अगर अपना सरनेम नहीं लिखेगा तो उसके साथ तो ये हो जाएगा कि अपनी जाति छुपाना चाहता है क्योंकि दलित है और ये धोखा दे रहा है अपनी जाति छुपा करके। लेकिन जब सवर्ण अपनी जाति छोड़ता है तो उसको ज्यादा अच्छा माना जाता था कि इसमें जाति अहंकार, ईगो आ सकता था जाति का, बट इसने अपना सरनेम
नहीं लिखा, मतलब उसने त्याग किया, सेक्रीफाइस किया। बट कितने लोग ये हिम्मत कर पाएंगे भारत में जो अपना सरनेम छोड़ देंगे? और जब तक वो सरनेम नहीं छोड़ेंगे तब तक छुआछूत और भेदभाव बना रहेगा, किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए कोई आईएएस का लड़का भी हो, आईएएस का पोता भी हो, अगर उसका सरनेम उसके साथ है तो कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव बना रहेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय अच्छे से समझ में आया हो। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम देव